खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। अंशुमान जी साथ में हैं। ये खर्चा पानी। अंशुमान जी, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं जी, और कई राज्यों में बार बार कहा जा रहा है कि ये न समझें कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हाँ, और उसको पढ़ा जा रहा है कि ये न समझें कॉमा लॉकडाउन नहीं लगेगा। पंक्चुएशन का एक हाँ, काफी आराम तलब इस्तेमाल हो रहा है। हम्म, तो महाराष्ट्र के कर्ब से, क्योंकि बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है हमारे देश का, और उससे कर्ब्स को वहां पे गिने और आर्थिक भाषा में देखें तो कितना असर पड़ेगा? कुछ लोगों तो ने कल के एपिसोड में कमेंट में लिखकर कहा है कि सर, स्टॉक मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इन सब चीजों का? क्या अंशुमान जी? देखिए महाराष्ट्र, पहली चीज तो मैं समझना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लॉकडाउन के असर से रिकवर नहीं कर पाई थी। जी, हमारे पास कई जो बार हम लोग आंकड़े, कहते रहे हैं ये हाँ, बात। हमारे पास जो आंकड़े थे, अगर आप केवल महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की केवल 25%, एक क्वार्टर, चौथाई अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिखाई दी थी पिछले बार का लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी। और उसमें भी जो बड़ी कंपनियां थी और कुछ सर्विसेज इंडस्ट्री थी, बाकी व्यवस्थाएं वैसी ही ध्वस्त थी। महाराष्ट्र की चुनौती यह है कि महाराष्ट्र में करीब 47 से 48 लाख के आसपास छोटी इकाइयां, एसएमईज हैं, जो पहले लॉकडाउन में बुरी तरह हिट हुई थी। उन्हें रिकवरी के लिए स्पेस चाहिए था, उन्हें बाजार चाहिए था, उन्हें नए किस्म के उत्पादों की नए तरीके के सेटअप की जरूरत थी। वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तभी ये दूसरी वेव आई और ज्यादा भयानक वेव आ गई। तो महाराष्ट्र में दो अलग अलग हिस्से हैं अर्थव्यवस्था के। एक वो हिस्सा है जिसमें स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, बैंक्स हैं, वो इस कर्व से बाहर है। पर स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट का गहरा असर होता है। वो हमें दिखता है कि सेंटीमेंट, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का सेंटीमेंट खराब है, लॉकडाउन के खतरे हैं, या लॉकडाउन नहीं भी है तो सेल्फ इंपोज लॉकडाउन है। आप अगर कई सारे ऐसे शहरों में जाकर देखिए जहां लॉकडाउन नहीं भी है, लेकिन लोग डर के कारण, भय के कारण या सीमित गतिविधियों की इजाजत के कारण गतिविधियां बंद हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे 4-5 बड़े राज्य जो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं, वहां अगर सामान्य परिस्थितियों में भी गतिविधियां बंद हो जाती हैं एक दिन 2 दिन के लिए, तो उनका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बार्कलेस का मानना है कि अगर हम पार्शियल लॉकडाउन की तरफ भी चले जाते हैं, तब भी एक 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास का डेली का लॉस हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। इसलिए आज की परिस्थिति में जो दुविधा है सरकारों के सामने, जो सरकारों ने खुद अपने तरह से मैं बार बार कहता हूं कि सरकारों ने अपनी लापरवाहियों के कारण बोला, ये दुविधा ये है कि अर्थव्यवस्था को एक बार फिर बंद कर देने का अर्थ है सब कुछ ध्वस्त हो जाना, रेवेन्यूज के लेवल से भी, रोजगारों के लेवल से भी, पलायन के लेवल से भी। और बनाए रखने का अर्थ यह है कि संक्रमण को कई गुना बढ़ाते चले जाना, क्योंकि कई सारे राज्यों में संक्रमण की जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जो आंशिक बंदी है, इसका सबसे बड़ा असर सर्विसेज पर पड़ेगा, क्योंकि वो एक बड़ा हिस्सा है। होटल है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी छोटी सर्विसेज हैं जिन्होंने लॉकडाउन में काफी ह्यूज लॉसेस उठाए थे, और वो भारत के जीडीपी में लॉस का सबसे बड़ा हिस्सा है, उन पर पड़ेगा। हाँ, जो बड़ी संगठित कंपनियां हैं उनके उत्पादन में कटौती होगी, क्योंकि कर्मचारी नहीं आ पाएंगे। महाराष्ट्र में अगर मान लीजिए कोविड फैलता है किसी शॉप फ्लोर के ऊपर, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात सिद्धांत है कि जो अनिश्चितता है, जो भय है, जो खौफ है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, प्रोडक्शन, नौकरी, रोजगार, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप आश्वस्त कितने हैं भविष्य के प्रति, चीजें बेहतर होने के प्रति कितने आश्वस्त हैं। और जब तक वो अनिश्चितता, खौफ रहेगा, तब तक मुझे लगता है महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में आंशिक लॉकडाउन भी देश के लिए काफी भारी पड़ेगा। एक चीज और आपने कही, क्योंकि महाराष्ट्र ने कर दिया है और बाकी राज्य भी इस तरफ बढ़ने की संभावना दिखा रहे हैं, क्योंकि मतलब मेरा ये कहना है, जो राज्य आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, बड़ा लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, देश में अब लगभग 2 लाख केस कल आए हैं अंशुमान जी, 1,86,000 केस आए हैं। कल को 2.5 लाख केस अगर देश भर में आते हैं, तो क्या सरकारें इसी रूट पे रहेंगी? मेरे ख्याल से नहीं रहेंगी। सरकारें हार्श कदम उठा सकती हैं फिर।
ये दरअसल एक बात जो हमने अपने पिछले अर्थात में चर्चा की थी ना, जो बात देखिए घूमकर वहीं आ गई। और जब हम पिछली बार भी चर्चा करते थे पिछले पूरे साल, तो बहुत सारे लोग इस बात पर टिप्पणी करते थे, उनको लगता था कि हम लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं। हमने शुरुआत से कहा था कि लॉकडाउन की रणनीति संक्रमण रोकने की रणनीति से कभी मैच नहीं खाई। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि लॉकडाउन लगाने के कारण, जब लॉकडाउन लगाया गया तब संक्रमण था नहीं, जब लॉकडाउन हटाया गया तब संक्रमण रिकॉर्ड पर हो गया था। आज जब संक्रमण अथाह रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन लगा नहीं रहे, डबल म्यूटेंट है, तब सरकारें ये कह रही हैं अब तो लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इकोनॉमी में बहुत नुकसान होगा। तो क्या कोई सुविचारित सोच थी, कोई रणनीति थी कि आप क्यों बंद करेंगे? अच्छा, तब बंद कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, अब क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल की टिप्पणी भी बड़ी जरूरी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए देखिए पूरी की पूरी रणनीति, चाहे वो राज्यों के स्तर पर हो, चाहे किसी भी की राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पूरी रणनीति इतनी हैफजर्ड और इतनी नॉन प्रैग्मेटिक है, दूरदर्शिता से विहीन रणनीति है कि जब जो हो रहा है तब कर दिया। अब तात्कालिक तौर पर लॉकडाउन लगाकर हम संक्रमण नहीं रोक पाए। अब क्या स्थिति है कि दबाव बहुत ज्यादा है सरकारों के ऊपर बढ़ते संक्रमण रोकने का। जो आप बात कर रहे हैं 2.5 लाख लोग, भाई 1000 मौतें अगर 24 घंटे में हो रही है तो आप रेट देख लीजिए कि मृत्यु की दर क्या है भारत में सिर्फ कोविड से मरने वालों की। कि अगर हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, अगर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे हैं, हम वापस उस परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर हम आश्रमों को खाली करा रहे हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को खाली करा रहे हैं, हम परीक्षाएं बंद कर रहे हैं, तो ये एज गुड एज लॉकडाउन है ना। जब उत्पाद बिकेंगे ही नहीं, लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे ही नहीं, तो लोगों का जीवन बचाने की बात ज्यादा जरूरी होगा। ये समझना मुश्किल है। पिछली बार केंद्र सरकार ने इस मामले में पहल की थी, इस बार केंद्र सरकार ने सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया है। ये एक अजीब सी राज्यों ने और डिसेंट्रलाइज करके, और राज्यों का कहना यह है कि वो डीएम तय करे और जिला तय करे कि उस जिले में तो क्या कोई इसका कोई पैरामीटर है कि किस लेवल तक संक्रमण पहुंचने के बाद लॉकडाउन लगेगा? क्या हम केसेस की डेली फ्रीक्वेंसी के बेस पर लॉकडाउन डिसाइड करेंगे? और क्या हमें देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद फ्रीक्वेंसी कम होगी कि नहीं होगी? ऐसा कोई फार्मूला सिद्धांत पिछले साल भर में भारत में तैयार नहीं किया गया जो हमें आश्वस्त कर सके कि लॉकडाउन के बाद भी चीजें बच जाएंगी। तो अभी क्या है, चूंकि लोग इतने बदहवास है, खौफ में है, परेशानी में है, डरे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम डरा हुआ है, तो उसे जो समझ में आता है वो करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अर्थव्यवस्था, शायद मुझे लगता है कि ये बात कहना थोड़ा डराने वाली स्थिति होगी कि पर अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां बहुत गहरी, बहुत गंभीर हैं। और हम जैसे जैसे इस क्वार्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, जो हम खर्चा पानी में बराबर कहते जा रहे हैं, आज गोल्डमैन सैक्स ने भारत की अर्निंग डाउनग्रेड कर दी, जीडीपी की ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी। हम जैसे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे ये आंकड़ा डबल और ट्रिपल होते की तरफ बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी को लेकर चुनौतियां और ज्यादा गहरी होती जाएंगी। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा, वो बात भी बड़ी जरूरी लगती है मुझे यहाँ पे काउंट करना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को थोड़ा एक फटकार लगाते हुए लहजे में न कहें, लेकिन एक हिदायती लहजे में जरूर कहा कि लोगों की जिंदगियां बचेंगी तो हम इकोनॉमी भी बचा ले जाएंगे। हाँ, और यही तर्क तब दिया जा रहा था जब भारत में केसेस का लेवल कुछ नहीं था, तभी तो लॉकडाउन लगाया गया था कि साहब लोगों की जिंदगी बचेगी तो काम चलता रहेगा। अगर पहले और दूसरे लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तर्क देखिए और उन्हीं तर्कों को उठाकर आज की परिस्थिति में सामने लाकर हाँ, मुझे लगता है अंशुमान जी, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर आई मे डिसएग्री हियर। मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन की पूरी संरचना है, लॉकडाउन एक अच्छा मॉडल हो सकता है। जब लॉकडाउन पिछले साल लगाया गया था तो मुझे लगता है उस साल लॉकडाउन के समय आप टेस्टिंग किट्स जो है, रैपिड टेस्टिंग किट्स, जिसको लेकर कई बार कंफ्यूजन हुआ था, चीन से आने वाला था वो कहीं और चला गया, तो घूम फिर के फिर टेस्टिंग किट हमारे यहाँ रैपिड टेस्टिंग किट जो इंडियन से डेवलप होने शुरू हुई, वो आज देश भर में यूज हो रही हैं। आरटीपीसीआर में समय लग रहा था, तो सरकार कुछ वो उस समय कोशिश कर रही थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी को, इंडिया की टेस्टिंग कैपेसिटी को इनरिच कर ले, तैयार कर ले, मजबूत कर ले, कि उसको धीरे धीरे खोला जाए। ठीक है, उस समय केसेस कम थे, इस समय लॉकडाउन लगाया गया था। जब लॉकडाउन खोला गया उस समय अब हमारे 70-80 हजार केस आ रहे थे, उसमें लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया। फिर भी अंशुमान जी, मुझे लगता है कि लॉकडाउन से कम लोगों को घरों में रोकने में मदद मिली। समस्या है कि लॉकडाउन गलत समय पर लगाया गया। मुझे लगता है वो समय ही गलत था। लॉकडाउन या कर्ब्स को, लोगों को घरों में रोकने का और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का ज्यादा जरूरी समय अभी है।
मुझे एक चीज और सिद्धांत जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। पिछले एक साल में हमने दुनिया में काफी सारे सारे डेटा और रिसर्च देखे हैं। अलग अलग देश की अलग अलग रणनीतियां रही हैं इन्फेक्शन को रोकने की, चेन को ब्रेक करने की, कांटेक्ट ट्रेसिंग करने की, मूविंग पॉपुलेशन जो जो कैरियर होती है संक्रमण की, जो वाहक होती है उसे रोकने की। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज हमें समझ में आती है, जब हम आज दूसरी इतनी विकराल लहर में हैं, इस पर हम विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, कि भारत की सरकार, चाहे वो बड़ा लॉकडाउन हो या वो छोटे लॉकडाउन हो, हम कोई इफेक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी नहीं बना सके। अगर हमारे पास ताकतवर माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी होती जिसका बुनियादी हिस्सा कांटेक्ट ट्रेसिंग है, तो शायद हम दुनिया के बाकी देशों की तरह बड़े लॉकडाउन को लगाने की नौबत नहीं आती। दुनिया के बाकी देशों ने मेगा लॉकडाउन नहीं लगाए, माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज बनाई और माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू चीजों को रोकने की कोशिश की। अब आप तमाम चीजें देख लीजिए, बिहार से सूचनाएं आ रही कि बिहार में आने वाला, अखबार वहां छाप रहे हैं कि बिहार में आने वाले हर 1000 आदमी में से तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होकर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बाहर से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, या जो बड़े इवेंट हो रहे हैं उनके आसपास देख लीजिए, तो कुंभ में सैकड़ों लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो पहला जो वेव थी, जो कोविड का पहला हिट था, उसने हमें इतनी नसीहतें दी थी, हमने फॉलो नहीं किया। सही हमारे पास दूसरी वेव को इतने बड़े पैमाने पर आने से पहले हमें कुछ तो सोचना चाहिए था कि माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, हमें कहीं बाहर नहीं देखना था, खुद की तरफ ही देखना था, जो हम फेस कर चुके थे 1 साल पहले। अंशुमान जी, आप खबरों की ओर चलते हैं, जो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, देखिए 3 खबरें हैं अपने पास। एक बिटकॉइन से जुड़ी है, एक रुपए और आरबीआई से जुड़ी हुई है, रुपए को बचाने के लिए आरबीआई जो काम कर रहा है वो उससे जुड़ी है, और एयर इंडिया की सेल से जुड़े हुए हैं। आप बताइए पहले क्या डिस्कस किया जाए। मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग एयर इंडिया पे बात करें, क्योंकि एयर इंडिया की बिक्री को लेकर काफी चर्चाएं चारों तरफ हैं, और हालांकि लॉकडाउन के कारण चीजें धीमी हो गई हैं, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो एयर इंडिया की बिक्री में सरकार काफी तेजी लाने की कोशिश कर रही है, इस पर केंद्रित है। चलिए, अब अगले 3-4 मिनट एयर इंडिया पर जमकर बात होगी। एयर इंडिया की सेल होने वाली है, खबर है कि सितंबर के आखिर तक ये सेल पूरी हो जाएगी। अब मेरा सवाल तो ये, क्या इस बार सेल होगी? कितने समय से एयर इंडिया बिक रहा है, कहीं कितने बिड उसके फेल हुए हैं, और जो भी लेने आता है सरकार उठा 60,000 करोड़ का कर्जा उठा के पकड़ा देती है उसको पहले कि देखो ये भी लेना पड़ेगा साथ में। वो बोलता है कि नहीं साहब हम तो नहीं लेंगे। क्या इस बार क्या हो रहा है? ये सवाल सबके दिमाग में है कि इस बार भी बिक पाएगा ये, कि मतलब ये तो फ्लाइंग व्हाइट एलिफेंट हम इसको कह सकते हैं, उड़ता हुआ, एक तो सफेद हाथी होता है, एक तो उड़ता हुआ सफेद, ये तो उड़ता हुआ सफेद हाथी है। ये बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, लेकिन सरकार के भीतर जो तैयारियां हैं उसकी जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है वो दिलचस्प भी है और महत्वपूर्ण भी है। कि पहली चीज तो ये कि सरकार ने ये कहा है कि जो बिडर है उसे केवल एयर इंडिया ही नहीं मिलेगी, इसके साथ उसे इंडिया एक्सप्रेस और 50% हिस्सेदारी जो एआई सेट्स है, जो कार्गो सर्विसेज इनकी, हाँ, जो इनकी कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, उसमें भी 50% हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे कि जो कर्ज का बोझ उसे इस ह्यूज सिंक उड़ते हुए सफेद हाथी के साथ आता है, उसे कम करने में थोड़ी लादी भर बनारसी में कहते हैं उसको। तो थोड़ा प्रोत्साहन उसको मिल सके। जहां 2017 से लगातार सरकार इसकी कोशिश कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई बायर नहीं मिल रहा है। पर यहाँ इस बार ये स्थिति है कि इसे थोड़ा फास्ट पेस पे ले जाया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं भीतर की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसे इस लेवल पर ले आई है जहां ये सेकंड फेज में पहुंच गया है, यानी इसकी फाइनेंशियल बिड्स और फाइनेंशियल नेगोशिएशन शुरू करने की बात चल रही है। कंपनियां कई सारी रेस में बताई जा रही हैं कि नहीं है ये पता नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां इसके लिए बिड करने वाली हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से यह बात आधिकारिक और अनधिकारिक रूप से सरकार के हलकों में बता दी है कि हमारे पास या तो इसे प्राइवेटाइज करना है या इसे एयरलाइंस को बंद कर देना है। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि 20 करोड़ पर डे का लॉस, हरदीप पुरी ने साफ कहा था। हाँ, साफ कहा है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि 20 करोड़ पर डे का लॉस हो रहा है एयर इंडिया को, और 60,000 करोड़ का जो पुराना कर्ज उसके सर पर लदा हुआ है। अब यहाँ 2 बड़े सवाल है। अंतरराष्ट्रीय एविएशन उद्योग के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए इससे बुरा वक्त कोई नहीं हो सकता।
पूरा पिछला 1-1.5 साल बीत चुका है, ना तो फ्लाइट्स नॉर्मल हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल सेक्टर के ऊपर, ना कोई दुनिया की कई सारी बड़ी एविएशन कंपनियां ऑलरेडी बैंक्रप्सी में जा चुकी हैं, बैंकों को कर्ज नहीं चुका पा रही हैं। भारत में स्थिति है कि ले दे के 2-3 प्राइवेट कंपनियां चल पा रही हैं, तो एयर इंडिया को खरीदेगा कौन? 60,000 करोड़ का कर्ज और इतना सब, और वो भी इस मंदी के दौर में। यहां तक की स्थिति सिद्धांत है कि सरकार डिस्ट्रेस सेल को तैयार जैसी लगती है। अगर मैं अधिकारियों से बात करूं, पूछने की कोशिश करूं, तो सरकार चाहती है कि किसी तरह से बिक जाए, किसी भी तरीके से कोई से ले ले, ताकि जो रिकरिंग खर्च है उसको रोका जा सके। सितंबर तक की डेडलाइन काफी तेजी से पुश की जा रही है। फिलहाल अपनी तरफ से सरकार ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। देखें ग्राहक आते हैं बाजार में कि नहीं आते हैं, क्योंकि एयर इंडिया की सेल से बहुत और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर एयर इंडिया नहीं बिकी तो और ये इतनी बड़ी जो प्राइवेटाइजेशन की बड़ी सेल लगाई गई, महासेल, जिसमें एयरपोर्ट भी रखे हैं, जिसमें रेलवे लाइनें भी रखी हैं, जिसमें ऑयल पाइपलाइनें भी रखी, उनका क्या होगा? क्योंकि इस साल का जो सबसे बड़ा फ्लेवर था आर्थिक नीतियों का, वो सरकारी संपत्तियों की बिक्री, प्राइवेटाइजेशन, ये सब था। लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने साल के पहले ही हफ्ते से सारा एजेंडा सब उलट पलट दिया है। हाँ, पता चला ग्राहक आया, बोले साहब कि आपने तो पुराना वाला माल ही नहीं बेचा है, अभी तक नया वाला कहाँ से बेचोगे? हाँ। और ये कर्ज के साथ मतलब तमाम तरह के इंसेंटिव्स देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इंसेंटिव देने का प्रयास है। वैल्यूएशन का भी पता नहीं है, सरकार वैल्यूएशन में भी शायद कटौती कर सकती है, बशर्ते कोई भी कंपनी इसे पूरी तरह खरीदने को तैयार हो जाए। ऑफर ये है कि एयर इंडिया फुल सर्विस एयरलाइन है, उसके पास भारत में बहुत जगह पार्किंग लॉट्स हैं, उसके पास एक थोड़ा पुराना थोड़ा नया फ्लीट है, दुनिया में लाइसेंसेस हैं, दुनिया में कोड शेयरिंग है, दुनिया में रूट शेयरिंग है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मौका नहीं है, वक्त नहीं है जब कोई भी एविएशन कंपनी दुनिया में अगले 2 या 3-4 साल तक भी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में बड़े ग्रोथ के प्रति आश्वस्त हो। और अगर वो आश्वस्त होगी तभी वो इस उड़ते हुए सफेद हाथी की सवारी करेगी, इसे पालेगी नहीं तो उसे अभी तो कंपनियों के लिए अपनी ही सर्विसेज चला पाना, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं जिनके ग्लोबल नेटवर्क, यूनाइटेड एयरलाइंस या लुफ्थांसा या एयर फ्रांस या यूनाइटेड, ऐसी बड़ी जो हैं, या ब्रिटिश एयरवेज, जिनसे उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो कभी निवेश करने आएंगे, सिंगापुर एयरलाइंस, इन कंपनियों को अभी अपनी ही सर्विसेज को चला पाना मुश्किल हो रहा है। अगली खबर अंशुमान जी, रुपए और डॉलर की जो प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है, 75 रुपए के आसपास रेट पहुंच चुका है, 76.5 तक जाने के फोरकास्ट हैं। हम लोगों ने पहले ही खर्चा पानी में इस पर बातचीत कर सके हम लोग। अब आरबीआई का नया कुछ नई जुगत दिख रही है कि साहब $600 मिलियन की बिक्री कर दी उन्होंने। कुछ क्या है मामला? आरबीआई ने बाजार में कल इंटरवीन किया, जैसा कि हम परसों जब पहले दिन रुपए पे गिरावट पर हमने खर्चा पानी में चर्चा की थी, तब हमने कहा था कि अब इस बात पर निगाह रहेगी कि आरबीआई कितना सपोर्ट करने के लिए बाजार में आता है, क्योंकि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार ठीक ठाक स्थिति में है। तो मार्केट के सोर्सेज या मार्केट के ऑपरेटर बता रहे हैं कि करीब $600 मिलियन की सेल आरबीआई ने मार्केट में की है डॉलर की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब आप कहेंगे डॉलर की डिमांड कहां से है? डॉलर की डिमांड इसलिए है क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली शुरू हो गई है। और हमने पिछले दिनों में कई सारे ऐसे संकेत देखे हैं जहां विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तेजी से और पैसे निकाल रहे हैं। बल्कि कुछ जगह ऐसी खबरें भी आई थी कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की तुलना में जो डेवलप्ड मार्केट के इंडेक्स हैं उनमें ग्रोथ ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। ये स्थायी रुख है या अस्थायी है? भारत में विदेशी निवेशकों का निवेश आने वाले समय में बढ़ेगा या कोविड के असर से और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अब दूसरे दौर की गहरी समस्याएं आने वाली उनके कारण निवेशकों का विश्वास रहेगा कि नहीं, हम आगे देखेंगे। लेकिन बाजार में डॉलर की डिमांड थी, उस डॉलर की डिमांड के लिए आरबीआई को अपने खजाने से डॉलर बेचने पड़े, तो वो डिमांड पूरी हुई ताकि रुपया और नीचे न टूट जाए। दूसरी एक और चैलेंज जिसको रुपए पर दबाव बनता दिखाई दिया और जिसके कारण रिजर्व बैंक को बाजार में दखल देना पड़ा या हस्तक्षेप करना पड़ा, वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना फिर दिखाई दे रही है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज बता रही हैं कि जैसे ही भारत से बाहर कोविड स्थिर होना शुरू हुआ और वैक्सीन
60-70% लोगों तक पहुंची, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने की गुंजाइश उतनी नहीं होगी। तो ये एक फैक्टर वो भी है, क्योंकि अगर रुपया एक सीमा से अधिक टूटा तो सिद्धांत तो भारत के लिए फिर आयात करना बहुत महंगा हो जाएगा आज की परिस्थिति में। तो रिजर्व बैंक की ये भी जिम्मेदारी है कि वो रुपए को एक सीमा से अधिक गिरने से रोके। ये दो बड़े तात्कालिक कारण थे जिसके कारण रिजर्व बैंक ने अपना खजाना खोला, $600 मिलियन डाले और बाजार में डॉलर की डिमांड मीट करने की कोशिश की। अब इस पर निर्भर करता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में भारत में विदेशी निवेशक क्या रुख लेते हैं। अगर वो शेयर बेचते हैं, क्रमशः डॉलर की डिमांड बढ़ती है बाजार में तो फिर रिजर्व बैंक को और दखल देना पड़ेगा, और अगर रिजर्व बैंक ने दखल नहीं दिया तो रुपया गिरेगा। पर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं, जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो 76 से 70 और 78 तक के प्रोजेक्शंस मार्केट में मिल रहे हैं। रुपए तक के प्रोजेक्शन मिल रहे हैं। हाँ, फिलहाल हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए रुपया थोड़ा डगमग है, सीमा पे खड़ा हुआ है। ये रोज का खेल है बाजार का, तो हमारी निगाह इस पर रहेगी। फिर किसी दिन खर्चा पानी में हम जरूर अपडेट्स को फॉलो करेंगे, उठापटक पर आपको अपडेट भी करेंगे। तो तीसरी खबर अंशुमान जी बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। बिटकॉइन अपने लाइफ टाइम हाई पे है, 63,000 लगभग 63,000 टू बी प्रिसाइज, $62,900 एक बिटकॉइन का मूल्य हो जा रहा है। और जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, उसका भी प्राइस अच्छा खासा अपने लाइफ टाइम हाई पे है, वो $2,228 पे है। हाँ, इधर क्या हाँ, इधर जब हम लोग रुपया और बाकी चीजों की झंझट में उलझे थे, तो क्रिप्टो करेंसी के बाजार में फिर एक बड़ा उलटफेर हुआ। और वो उलटफेर इस बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस में जो सरप्राइजिंग जंप आया है उसकी वजह है। दरअसल कॉइन बेस नाम का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, नैस्डैक में उन्होंने, और वो नैस्डैक में लिस्ट होने जा रहा है, उसका आईपीओ आने वाला है। उस आईपीओ, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी घटना है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, क्रिप्टो करेंसी के में। और ये माना जा रहा है कि कॉइन बेस जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इस कंपनी का वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन के आसपास हो सकता है। कंपनी ने क्या किया है कि उसने आईपीओ के बजाय उसने सीधे लिस्टिंग की एप्लीकेशन दी है नैस्डैक में। यानी वो आईपीओ लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपने शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स को सीधे बेचेंगे, डायरेक्ट बेचने की कोशिश करेंगे। और दुनिया भर के निवेशकों में, खासतौर पे जो क्रिप्टो करेंसी के उत्साही लोग हैं, जो एंथुसियास्ट हैं और जिन्हें क्रिप्टो में काफी दिलचस्पी, उनके लिए इससे बड़ी और खबर नहीं हो सकती कि कॉइन बेस जैसी बड़ी कंपनी की जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो एक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा है। नैस्डैक भी एक एक्सचेंज है और वो लिस्ट होने जा रहा है। तो अब क्या है कि कॉइन बेस की जो वैल्यूएशन है या कॉइन बेस की जो बढ़ोतरी कीमत में आने वाले समय में होगी, वो इस बात पर निर्भर होगी कि कॉइन बेस में कितने क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। तो ये एक उत्साह भरने वाली खबर थी, जिसके कारण बिटकॉइन की कीमत $63,000 के आसपास जाते देखी। अब इसी खबर में अनुराग ठाकुर का भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी प्रिवेंट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा उनका इंटरेस्ट भी। हाँ, और एक चीज इसमें चलते चलते जिस पर दिलचस्प बात और जानकारी के लिए, कि जो चूंकि क्रिप्टो में बहुत सारे लोग रुचि लेते हैं, कॉइन बेस ने पिछले ही हफ्ते अपने जो नंबर्स रिपोर्ट किए, अपना जो डेटा रिपोर्ट किया, उसके हिसाब से उसे करीब $1.8 बिलियन का फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू अर्न किया है कॉइन बेस ने। ये उसने अपने नंबर्स में रिपोर्ट किया है, और जो इस बात का संकेत है कि क्रिप्टोज में ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। कॉइन बेस के पास करीब 56 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स हैं जो इस एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, और इनका क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $335 बिलियन है। अब अनुराग ठाकुर या निर्मला सीतारमण को सोचना चाहिए कि $335 बिलियन का ट्रेड केवल एक एक्सचेंज पर हो रहा है। $1.8 बिलियन का क्वार्टरली रेवेन्यू है कॉइन बेस का, $100 बिलियन के वैल्यूएशन की बात हो रही है। ये बाजार हमारी उम्मीदों से और हमारी जो रूढ़िवादिता है और जो सरकारों के सोचने समझने के तरीके हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, ठाकुर ने कहा भी है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। हाँ, कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। तो
देखिए, अब सरकार तो एक कानून ला रही है, क्या कानून लाती है उस पर बहुत सारी बातचीत तो हो चुकी है, उसके जो जो एस्पेक्ट सामने आते रहे हैं, क्या है असल असल में क्या सरकार क्या लाती है, ये अभी भविष्य के पेटे में है। अब जो आएगा वो दिखेगा और उस पर बातचीत की जाएगी। तब तक आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिएगा, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत कीजिएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।